अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रूमेटिक फ़ीवर है और रूमेटिक फ़ीवर के बारे में एक कोटेशन बहुत मशहूर है एंड दैट इज़ रूमेटिक फ़ीवर लिक्स द जॉइंट बट बाइट्स द हार्ट। सो इसका रियल मीनिंग क्या है वो आप तभी समझ पाएंगे जब हम रूमेटिक फ़ीवर का क्राइटेरिया जो है वो डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आप अभी ये याद रख लें कि रूमेटिक फ़ीवर बेसिकली हार्ट के रिलेटेड डिजीज़ है, बट ये जॉइंट्स को भी अफेक्ट करती है। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक, आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि आज रूमेटिक फ़ीवर के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक यू मस्ट नो what we will discuss in this topic. So we will discuss about what is antigenic mimicry, introduction of rheumatic fever, pathophysiology of rheumatic fever, criteria of rheumatic fever with sign and symptoms, what are the valves involved in rheumatic fever, what are the lab investigations we do in case of rheumatic fever, what is the treatment of choice in case of rheumatic fever, and what is the prophylaxis of rheumatic fever. ये आज हमने डिस्कस करना है rheumatic fever में। सो चलते हैं हमारे रियल टॉपिक की तरफ। सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एंटीजेनिक मिमिक्री। सो एंटीजेनिक मिमिक्री क्या है? यह है कि दैट्स मीन congenitally there have to be genetic code occurrence in DNA so that the glycoprotein of cardiac valve is identical with streptococcal capsule. That is why when antibodies which form in our body against group A beta hemolytic streptococci also destroy our heart valve as well. So एंटीजेनिक मिमिक्री का मतलब यह है कि आपको छोटा सा कंसेप्ट देते चलें कि जब फॉर एग्जांपल हर बंदे को बचपन में या चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक लाइक 22 या 25 ईयर ओल्ड तक किसी न किसी को गले का इन्फेक्शन हुआ होगा ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से, लेकिन हर बंदे को रूमेटिक फ़ीवर नहीं होता। इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है कि रूमेटिक फ़ीवर उन्हीं लोगों में होता है जिनमें कंजेनाइटली एंटीजेनिक मिमिक्री होती है। दैट्स मीन कि जब वो बच्चा पैदा होने लगता है या जब ज़ायगोट बनता है तो उसके डीएनए में ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि आपको आपकी जो ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ हार्ट वाल्व जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं विद द कैप्सूल ऑफ ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई से। सो जब हमारे ऐसे लोग जिनमें एंटीजेनिक मिमिक्री होती है और जब उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से सोर थ्रोट होता है, तो जब वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं अगेंस्ट ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एंटीजन इस बैक्टीरिया को किल तो करती हैं, लेकिन साथ में किसको इन्वॉल्वमेंट करती हैं? हार्ट की जो वॉल्व्स होते हैं बिकॉज ऑफ एंटीजेनिक मिमिक्री, कि वो समझती हैं कि ये जो कार्डियक वॉल्व है ये भी हमारे जिस्म के लिए हार्मफुल है, तो वो उस बैक्टीरिया को किल करने के साथ साथ हमारे जो हार्ट के वॉल्व हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करती रहती हैं। दैट इज़ कॉल्ड एंटीजेनिक मिमिक्री। वैसे तो रूमेटिक फ़ीवर जो या ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से जो सोर थ्रोट होता है ये 1 to 3 वीक के अंदर ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है बंदा, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो लोग जिनमें एंटीजेनिक मिमिक्री होती है वहाँ पे जाके प्रॉब्लम होता है और वहाँ पे हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। So system involved in rheumatic fever in case of antigenic mimicry. So this is antigenic mimicry here. So spelling की थोड़ी सी मिस्टेक है। So system जो इन्वॉल्व होते हैं इसमें ब्रेन है, हार्ट है, स्किन है एंड जॉइंट्स है। सो ब्रेन में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें एंटीजेनिक मिमिक्री होती है? तो याद रखें कि सो इन ब्रेन बेसल गैंग्लियल सेल हैव एंटीजेनिक मिमिक्री which lead to movement disorder that's called chorea. So एंटीजेनिक मिमिक्री जब वो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो हार्ट के वॉल्व को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके साथ साथ ब्रेन में जो हमारा बेसल गैंग्लिया है उसके सेल्स भी डिस्ट्रॉय होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक साइन आता है जिसको हम कोरिया बोलते हैं। अगर हार्ट की भी बात की जाए तो इन हार्ट वॉल्व्स हार्ट इटसेल्फ इन्वॉल्व इन एंटीजेनिक मिमिक्री लीड टू कार्डाइटिस एंड वॉल्व रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस। सो
अगर हार्ट की बात की जाए तो हार्ट के वॉल्व्स और हार्ट इटसेल्फ पूरा जो होता है वो इन्वॉल्व होता है एंटीजेनिक मिमिक्री में। दैट्स वाई कि रूमेटिक फीवर में हमारे पास कार्डाइटिस भी आता है, पेनकार्डाइटिस भी आता है, एओर्टिक और माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन भी होती है और स्टेनोसिस भी होती है। अगर स्किन की बात की जाए तो इन स्किन बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ स्किन हैविंग एंटीजेनिक मिमिक्री, सो इट लीड टू स्किन इरप्शन, दैट्स कॉल्ड एरिथमा मार्जिनेटम। सो जो एंटीबॉडीज़ बनती है हमारे जिस्म में अगेंस्ट ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, वो क्या करती हैं, वो समझती हैं कि जो स्किन की बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो भी हमारे लिए क्या है कि हार्मफुल है, तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक पैथोगनोमिक साइन आता है जिसको हम एरिथमा मार्जिनेटम बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे क्राइटेरिया में, लेकिन यह है कि आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि ये चीज़ें क्यों होती हैं। अगर जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स में साइनोवियल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स जो होती हैं इनमें एंटीजेनिक मिमिक्री होती है विच लीड टू आर्थराइटिस, और ये आर्थराइटिस 90+ केसेस में देखा जाता है कि जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट होती है इन रूमेटिक फीवर में। सो सिंपली आपने ये बात याद रखनी है कि एंटीजेनिक मिमिक्री जिन लोगों में होती है उन्हीं लोगों में ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, हार्ट भी इन्वॉल्व होता है, स्किन भी इन्वॉल्वमेंट होती है और जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होती है। यही वो लोग होते हैं जिनमें कोरिया होता है, जिनमें एओर्टिक और माइट्रल वॉल्व स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन होती है। ये वही लोग हैं जिनमें एरिथमा मार्जिनेटम होता है और आर्थराइटिस होता है एंड समथिंग लाइक दैट होता है। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। ये आपने कंसेप्ट ज़हन में रखना है। अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ रूमेटिक फीवर। In introduction, rheumatic fever is acute, recurrent and inflammatory disease. So आपने इस बात पे ज़्यादा फोकस रखना है कि rheumatic fever बेसिकली इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। ठीक है जी, ताकि जब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल ना हो। सो rheumatic fever affects heart, skin, joint and central nervous system. So बेसिकली हमने पहले भी बात की है कि एंटी मिमिक्री जो इफेक्ट होता है वो मोस्टली हार्ट, स्किन, जॉइंट्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही देखा गया है। सो इसलिए ये जो सिस्टम होते हैं ये रूमेटिक फीवर में इन्वॉल्व होते हैं। कॉमनली अकर इन 5 to 15 ईयर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। सो रूमेटिक फीवर मोस्टली जो है वो बच्चों में कॉमन होती है और वो 5 से लेकर 15 साल के ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनमें कॉमन होती है, लेकिन ये एडल्टहुड लाइक 22 to 25 ईयर ओल्ड तक भी ये डिजीज़ जा सकती है, लेकिन ये रेयर होती है। प्रोसीडेड बाई 1 to 5 वीक बाई ग्रुप पे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। सो ये कहता है कि रूमेटिक फीवर जो है वो जब एक बंदे को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है उसके 1 से 5 वीक के बाद रूमेटिक फीवर होना स्टार्ट होता है। और दीज आर बेसिकली स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया विच इज़ M1, M2, M3, M5, 14, 18, 27 एंड 29। बेसिकली ये वो स्ट्रेन हैं और ये बेसिकली हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं एज एंटीजन। सो इन एंटीजेंस के अलावा जब हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है तो वो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं इनको तो डिस्ट्रॉय करते हैं इनके साथ साथ जो एंटीजेनिक मिमिक्री जिन सिस्टम में होती है वहाँ पे जाके उन सिस्टम्स को भी डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। वेरी रेयर इन वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका बट रिमेन इंडेमिक इन पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। सो ये कहता है कि वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तो इसके बहुत ज़्यादा रेयर केसेस देखे गए हैं, मतलब आप समझ लें कि 1 से 2 केस देखे गए हैं पूरे साल में। बट रिमेन इंडेमिक इन पार्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। बट ये इंडेमिक रहा है एशिया में, अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्वायर्ड हार्ट डिजीज इन चाइल्डहुड एंड एडोलेंस। सो रूमेटिक फीवर की बात कर रहा है कि रूमेटिक फीवर इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्वायर्ड हार्ट डिजीज, क्योंकि आप सब ने और आपके साथ साथ मैंने भी ये बात सुन रखी है कि बहुत सी टर्म ऐसी होती हैं जब हम यूज़ करते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, बट वो कंजेनाइटल ही होती हैं। लेकिन अगर किसी 2 साल के बच्चे में या 5 साल के या 10 साल के बच्चे में कोई हार्ट डिजीज़ हो जाती है तो सबसे पहले हम ये कहते हैं कि मोस्ट कॉमन काज जो इसकी हो सकती है वो रूमेटिक फीवर है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो आपने याद रखना है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी 3 लफ्ज़ में आप याद रख सकते हैं कि रूमेटिक फीवर की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो इट इज़ बिकॉज ऑफ इम्यून मीडिएटेड डिले रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन इन आवर बॉडी है। ठीक है जी, सो इसमें क्या होता है कि इम्यून मीडिएटेड डिले रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन विद स्पेसिफिक स्ट्रेन्स ऑफ ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई विच आर दीज स्ट्रेन्स लाइक M1, 2, 3 like so on, so that possess antigen which may cross react with cardiac myosin and sarcolemmal membrane protein.
इसका मतलब कहने का यही है कि ये जो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई की जो स्ट्रेंथ होती हैं, इसके खिलाफ हमारी जो बॉडी है वो इम्यून मीडिएटेड डिले रिस्पॉन्स शो करती है, और वो जो इम्यून कम्प्लेक्स बनता है वो क्रॉस रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्डियक मायोसिन के साथ एंड सार्कोलेमल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और इसके साथ साथ जहाँ पे जिन सिस्टम में एंटीजेनिक मिमिक्री होती है, लाइक स्किन हो गए, जॉइंट्स हो गए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, वहाँ पे भी जाके क्या करते हैं, वो क्रॉस रिएक्ट करते हैं और डैमेज करते हैं हमारी बॉडी को। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट दिस स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन मीडिएटेड इन्फ्लामेशन इन द एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम एज वेल एज द जॉइंट एंड स्किन। वही बात आ गई कि एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस होती हैं वो हमारे हार्ट को जब डिस्ट्रॉय करती हैं तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन करती हैं किस चीज़ की, एंडोकार्डियम की, मायोकार्डियम की एंड पेरिकार्डियम की। और उसके साथ साथ क्रॉस रिएक्ट जिनमें एंटीजेनिक मिमिक्री होती है उनमें जॉइंट, स्किन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। उसके अलावा ये बात कहता है कि रूमेटिक फीवर का अगर केस है तो अगर उस रूमेटिक फीवर के पेशेंट में अगर हम उसके कनेक्टिव टिश्यू के जो कोलाजन्स हैं उनकी हम अगर हिस्टोलॉजी करें तो वहाँ पे हमें फाइब्रिनॉइड डिजनरेशन देखी गई है कुछ केसेस में। एशॉफ बॉडीज और पैथोगनोमिक एंड अकर ओनली इन हार्ट। इसका मतलब ये है कि जब रूमेटिक फीवर का जो केस होता है वो लेट स्टेज में चला जाता है तो तब हमें एक हार्ट के अंदर जब हम सीटी करते हैं हार्ट का तो वहाँ पे हमें कुछ नोड्यूल्स नज़र आते हैं जिनको हम एशॉफ नोड्यूल्स बोलते हैं। और व्हाट इज़ एशॉफ नोड्यूल? एशॉफ नोड्यूल्स बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल होते हैं विच इज़ सराउंडेड बाय मैक्रोफेज एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है जी, ये बेसिकली मतलब समझ लें पैथोगनोमिक साइन होता है, ये इसी डिजीज़ में सिर्फ देखा जाता है। ठीक है, और मतलब समझ लें कि 90% हमारी डायग्नोसिस अगर ये हमें मिल जाए तो हमें पता लग जाता है, लेकिन डायग्नोसिस फिर भी हम बनाते हैं किसमें, क्राइटेरिया पे, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए कुछ डिजीज़ आती होती हैं जिनके लिए क्राइटेरिया होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये पैथोगनोमिक ये भी हमें 70 to 80% क्लू देता है कि रूमेटिक फीवर ही है। सो एशॉफ नोड्यूल्स का प्रेजेंट होना हमारे लिए पैथोगनोमिक साइन होता है। और एशॉफ नोड्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल होते हैं और इनके इर्द गिर्द मैक्रोफेज और टी लिम्फोसाइट होते हैं। और ये मोस्टली सब एक्यूट एंड क्रोनिक फेस ऑफ रूमेटिक फीवर जो है उसमें देखी जाती हैं ये जो एशॉफ नोड्यूल्स होती हैं। सो अगर क्राइटेरिया की बात करें तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो उसमें डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो मॉडिफाइड डकट्स जोन्स क्राइटेरिया है, तो उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि मेजर क्राइटेरिया होता है, माइनर क्राइटेरिया होता है और एसेंशियल क्राइटेरिया होता है। ठीक है जी, 5 मेजर क्राइटेरिया होते हैं, 5 माइनर क्राइटेरिया होते हैं और 1 एसेंशियल क्राइटेरिया होता है। सो व्हाट आर द मेजर क्राइटेरिया? मेजर क्राइटेरिया में हमारे पास आ जाता है कार्डाइटिस आ जाता है, आर्थराइटिस आ जाता है, सबक्यूटेनियस नोड्यूल आ गए, एरिथमा मार्जिनेटम एंड कोरिया हो गया। ठीक है जी, वही एंटीजेनिक मिमिक्री वाला सारा सीन चल रहा है। अगर माइनर की बात करें तो माइनर में फीवर, आर्थ्रल्जिया, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर एंड रूमेटिक हार्ट डिजीज़ एंड ल्यूकोसाइटोसिस, ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होती हैं ये हम जब लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो एक्यूट फेस रिएक्टेंट इंक्रीज़ होते हैं, और जब हम ECG करते हैं तो वहाँ पे PR इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है। दैट्स मीन के हार्ट ब्लॉक चल रहा होता है, मोस्टली फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सो 5 माइनर हो गए, 5 मेजर हो गए एंड 1 एसेंशियल क्राइटेरिया होता है। सो एसेंशियल क्राइटेरिया है कि वो कहते हैं कि एविडेंस ऑफ रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। आपके पास ये एविडेंस होना चाहिए कि पेशेंट को रिसेंटली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन वो एविडेंस की सूरत में हो सकता है या तो उस पेशेंट के पास एक टेस्ट होना चाहिए जिसमें वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि उसकी जो एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O जिसे ASO टाइटर बोलते हैं, दिस इज़ अगेंस्ट ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। सो इंक्रीज इन ASO टाइटर, अगर चिल्ड्रन की बात करें तो मोर देन 333 टोड्स यूनिट इसकी यूनिट लगता है, जैसे हम किसी ड्रग्स के लिए मिलीग्राम यूज़ करते हैं, इसलिए इसके लिए टोड्स यूनिट इस्तेमाल करते हैं। और अगर एडल्ट्स की बात करी जाए तो ASO टाइटर जो होता है वो मोर देन 250 टोड्स यूनिट होना चाहिए, ये बताने के लिए कि इस बंदे को रिसेंटली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है। या फिर पॉजिटिव थ्रॉट कल्चर होना चाहिए फॉर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए, या फिर रिसेंट हिस्ट्री ऑफ स्कारलेट फीवर होना चाहिए। मतलब ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो हमें ये हमारे पास एविडेंस होता है कि पेशेंट को रिसेंटली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है। सो अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो ये कहता है कि 2 मेजर क्राइटेरिया
or one major and two minor criteria in the presence of essential criteria is required to diagnose acute rheumatic fever। कहने का मतलब यह है कि दो मेजर हो गए और एक एसेंशियल क्राइटेरिया हो गया तो डायग्नोसिस 100% रूमेटिक फीवर है, या फिर एक मेजर हो गया दो माइनर हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल क्राइटेरिया, तो तब भी डायग्नोसिस आप बना सकते हैं रूमेटिक फीवर की। आगे हम मेजर क्राइटेरिया जो है उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो कार्डाइटिस की अगर बात की जाए तो वो कहता है कि 50 to 60% ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें कार्डाइटिस जो होता है वो पेन कार्डाइटिस में डेवलप हो जाता है, मतलब कि एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस वगैरह सब कुछ इसमें शामिल होता है। इंसिडेंस डिक्लाइन विद इंक्रीजिंग एज रेंजिंग फ्रॉम 90% एट 3 ईयर टू अराउंड 30% इन एडोलेंस। दैट्स मीन ये कहता है कि जितनी कम उम्र में रूमेटिक फीवर होगा उतने ज़्यादा चांस होते हैं कार्डाइटिस डेवलप होने के, और जो एज बढ़ती जाती है रूमेटिक फीवर में कार्डाइटिस के चांस कम होते जाते हैं। लाइक अगर 3 साल का बच्चा है तो उसमें कार्डाइटिस के जो चांस है वो 90% है, और इसी तरह अगर एक बच्चा जो है वो 15 साल का तो उसमें 30% चांस होंगे, या 15 से 22 साल तक की रेंज है तो उसमें 30% चांस होते हैं कार्डाइटिस के, मोस्टली पेन कार्डाइटिस जो होता है। अगर पेरिकार्डाइटिस होता है तो उसमें बच्चे को चेस्ट पेन होगा, पेरिकार्डियल टेंडरनेस होगी, एंड जब हम अस्कल्टेशन करेंगे तो पेरिकार्डियल रब होगी। मायोकार्डाइटिस की बात करें तो टैकीकार्डिया होगा, सॉफ्ट S1 होगा, प्रेजेंस ऑफ S3 होगी, एंड कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के साइन एंड सिम्टम होंगे। एंडोकार्डाइटिस अगर हुआ तो उसमें माइट्रल वाल्वुलाइटिस होगा जिसमें मिड डायस्टोलिक मर्मर मोस्टली होता है, और उसमें देख सकते हैं ट्रांजिएंट डायस्टोलिक मर्मर मोस्टली होता है, और इसको हम कैरिकोन्स मर्मर भी बोलते हैं। आर्थराइटिस की बात करें तो याद रखना है आपने, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये अर्ली मेजर क्राइटेरिया में आता है रूमेटिक फीवर में। सो अर्ली यानी रूमेटिक फीवर होता है 30 to 50% ऑफ द पेशेंट में ये आर्थराइटिस होता है। एक्यूट पेनफुल एसिमेट्रिकल एंड माइग्रेटरी इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज जॉइंट्स। लार्ज जॉइंट्स में कौन से? बेसिकली नी, एंकल, एल्बो एंड रिस्ट। ये हमारे पास लार्ज जॉइंट है जो इन्वॉल्व होते हैं, और ये बहुत पेनफुल होते हैं, और एक्यूटली, क्योंकि एक्यूट इसलिए होते हैं कि ये अर्ली इन रूमेटिक फीवर में डेवलप होते हैं। सो ये नहीं है कि पहले एंकल होगा उसके बाद नहीं होगा, इनकी कोई तरतीब नहीं होती। कोई सा भी जॉइंट कभी भी किसी भी टाइम जो होता है वो अफेक्ट हो सकता है। सो जॉइंट्स जो होते हैं बेसिकली ये रेड्स होते हैं, स्वॉलन होते हैं, टेंडर होते हैं, और ये 4 वीक जो होता है इसके अंदर आर्थराइटिस डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। द पेन कैरेक्टरिस्टिकली रिस्पॉन्स टू एस्पिरिन इफ़ इट डज नॉट द डायग्नोसिस इन डाउट। सो ये बात हम आगे ट्रीटमेंट में भी पढ़ेंगे। जो रूमेटिक फीवर में आर्थराइटिस का केस होता है, अगर हम उस पेशेंट को एस्पिरिन देते हैं तो वो वेल रिस्पॉन्स करता है, उसको दर्द वगैरह आराम आ जाता है, उसके जो स्वॉलन होते हैं और जो टेंडरनेस होती है आर्थराइटिस की वजह से वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर एस्पिरिन देने के बावजूद उसका पेन कम नहीं होता, सबसाइड नहीं होता, इन्फ्लेमेशन सबसाइड नहीं होती, तो फिर हम सोचते हैं, हमारे जहन में एक क्लू आता है कि यार ये केस जो है वो रूमेटिक फीवर का नहीं हो सकता। सब एक्यूट नोड्यूल्स की बात करें तो नॉन टेंडर नोड्यूल्स होते हैं, और इनका साइज़ 0.5 to 2 सेंटीमीटर तक होता है, और ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? एल्बो पे, हमारे टिबिया पे, ऑक्सीपिट पे, स्पाइन पे, क्योंकि ये प्रोमिनेंट बोन जो होती हैं यहाँ पे मसल मास बहुत कम होता है। सो वहाँ पे ये हमें नोड्यूल्स नज़र आते हैं और फील भी हम कर सकते हैं। 3 to 5% ऑफ द पेशेंट जो होते हैं उनमें देखे जाते हैं 3 to 6 वीक आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रूमेटिक फीवर। जब रूमेटिक फीवर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है आफ्टर 1 to 5 वीक्स ऑफ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल जो होता है बैक्टीरिया ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, उसके बाद जब रूमेटिक फीवर होना स्टार्ट होता है तो वो ये कहते हैं कि 3 से 6 वीक के बाद जो होते हैं वो सबक्यूटेनियस नोड्यूल अपीयर होना शुरू होते हैं, लाइक एल्बो पे, टिबिया पे, ऑक्सीपिट पे या स्पाइन पे। और जब ये एक बार किसी पेशेंट में हम देख लेते हैं सबक्यूटेनियस नोड्यूल, तो याद रखिए कि उस बंदे में जो कार्डाइटिस होता है वो 100% उसके चांस होते हैं कार्डाइटिस डेवलप होने के। सो ऑलमोस्ट ऑलवेज हैव कार्डाइटिस। सबक्यूटेनियस नोड्यूल अगर किसी पेशेंट में हो गया तो उसका मतलब यह है कि 100% उस बंदे में कार्डाइटिस होना ही होना है। अरिथमा मार्जिनेटम जो होता है, दीज आर बेसिकली मैक्यूलर लियन विद एरिथमेटिस रिम एंड सेंट्रल क्लीनिंग। मतलब यह है कि ये क्या उभरी हुई जगह होती है, लियन जो होती है, और उसके इर्द गिर्द जो होती है वो रेड कलर का एक सर्कल सा होता है, और इसका जो सेंटर होता है लियन का वो बिल्कुल साफ होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। 10 to 16% ऑफ द पेशेंट में देखा गया है, और ये भी एरिथमा मार्जिनेटम भी जो है वो मेजर क्राइटेरिया का अर्ली साइन है।
ठीक है जी। अर्ली इन रूमेटिक फीवर, सो दो चीज़ें जो हमने अर्ली देखी हैं, ये आपने याद रखना है, क्योंकि पार्ट 1 में ये अक्सर या प्लैब वगैरह यूएस में ये बात पूछी जाती है बाज़ औक़ात की, अर्ली जो साइन होते हैं रूमेटिक फीवर के वो कौन से हैं। सो एक आर्थराइटिस हो गया अर्ली रूमेटिक फीवर, और एक हो गया अरिथमा मार्जिनेटम। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि लेट साइन कौन सा होता है, तो लेट याद रखिए कि वो कोरिया होता है, अभी हम पढ़ते हैं। सो कोरिया को सडन हेम्स कोरिया भी कहते हैं, या एस्टिवाइटिस डांस भी इसे बोला जाता है। सो दीज आर बेसिकली मूवमेंट डिसऑर्डर, और ये मूवमेंट कैसी होती हैं, ये रैपिड इनवॉलंटरी एंड पर्पसलेस जर्की मूवमेंट्स होती हैं। इसकी मिसाल में हम आपको ऐसे दे सकता हूँ कि एक बच्चा है फॉर एग्जांपल 10 साल का, उसे हम टेबल पे बिठाते हैं और उसके जो पाँव है वो फ्लोर को टच नहीं कर रहे, तो उसके जो नीज़ होते हैं एट द लेवल ऑफ नी, वहाँ पे जर्की मूवमेंट ऐसे सडनली होती है, टांगें आगे की तरफ जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे फिर फ्लिक करती हैं। बच्चे को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये इनवॉलंटरी मूवमेंट होती हैं, पर्पसलेस होती हैं, जिसका कोई पर्पज़ नहीं होता। मोर कॉमन इन फीमेल होती हैं बिकॉज ऑफ ऑटो एंटीबॉडीज़। आपको पता है कि जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं वो औरतों में कॉमन होती हैं, फीमेल्स में कॉमन होती हैं। सो कॉमन इन फीमेल्स, ये कोरिया की बात हो रही है। अगर कोरिया रूमेटिक फीवर किसी लड़की में हुआ है, किसी बेबी गर्ल में हुआ है और उसकी उम्र 12-13 साल है, तो उसमें मतलब ये कहने का मतलब ये है कि बच्चियों में जो है वो कॉमन होता है कोरिया, फीमेल्स में मोस्टली। सेल्फ लिमिटेड कोर्स ऑफ 2 to 6 वीक, 2 से 6 हफ्तों के बाद आप खुद बहुत जो होता है वो ठीक हो जाता है। लेट मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटिक फीवर, सो अर्ली जो थे वो हमारे पास आर्थराइटिस और अरिथमा मार्जिनेटम था, और अगर लेट साइन की बात की जाए रूमेटिक फीवर में, तो लेट साइन जो है वो कोरिया होता है। ये फिर वही बात आ गई है जनाब के इसके साइंस और सिम्टम की बात कर रहे हैं कि हार्ट फेलियर की वजह से हमारे पास एडिमा होगा, एंकल एडिमा, और बिकॉज ऑफ हमने पढ़ा कि एंडोकार्डाइटिस जो होता है और मायोकार्डाइटिस की वजह से सीसीएफ के साइन एंड सिम्टम आते हैं, तो उस वजह से एडिमा होता है। और पोलीआर्थराइटिस, लार्ज जॉइंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, नी आ गया, एल्बो आ गया, नी आ गया, एल्बो आ गया, रिस्ट हो गया, एंकल जॉइंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फीवर होता है ऑफ कोर्स, उसके साथ कोरिया वगैरह होता है, एस्टिवाइटिस डांस एंड सॉर थ्रोट की हिस्ट्री होगी। कार्डाइटिस में डिस्पनिया होगा, सिनकोप वगैरह होगा। पेरिकार्डाइटिस में चेस्ट पेन, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होती है, और कैरिकोम्स मर्मर, एओर्टिक और माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है। हार्ट ब्लॉक ऑफ कोर्स हमने पीछे पढ़ा है कि प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल होता है माइनर क्राइटेरिया में। सबक्यूटेनियस नोड्यूल होता है, और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अरिथमा मार्जिनेटम, ये बेसिकली मैक्यूल होते हैं, मैक्यूलर लियन होती है, और इसके इर्द गिर्द रेड रिम सा होता है, और इसका जो ये सेंटर है ये बिल्कुल क्लीन है। ठीक है जी। अगर हम वॉल्व, हार्ट के वॉल्व की इन्वॉल्वमेंट की बात करें रूमेटिक फीवर में, तो आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन जो हार्ट के वॉल्व इन्वॉल्व होते हैं वो माइट्रल वॉल्व होते हैं। या तो माइट्रल वॉल्व की इनिशियली आपने याद रखना है कि माइट्रल वॉल्व रिगर्जिटेशन होता है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लेटर फिर माइट्रल स्टेनोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। माइट्रल वॉल्व अलोन 50% इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी, एओर्टिक वॉल्व अलोन 15 to 20%, माइट्रल एंड एओर्टिक वॉल्व टुगेदर 35 to 40% ऑफ चांस। इसका ये मतलब है कि माइट्रल वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व अगर इकट्ठे इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसके चांस 35 to 40% होते हैं, और माइट्रल, एओर्टिक और ट्राइकैस्पिड वॉल्व अगर टुगेदर की बात करें तो ये मतलब 2 से 3% चांस होते हैं कि ये तीनों वॉल्व जो है रूमेटिक फीवर में इन्वॉल्व हों। पल्मोनरी वॉल्व कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। A positive rheumatic fever history is usually elicited in only 50% of the patient with rheumatic heart disease. इस लाइन का कहने का ये मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ के, तो उसमें से 50% पेशेंट ऐसे होंगे जिनमें रूमेटिक फीवर की हिस्ट्री पॉजिटिव होगी, और 50 ऐसे होंगे जिनकी नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ऑफ कोर्स आपको हमने पहले पढ़ा था कि रूमेटिक फीवर इज़ बेसिकली इन्फ्लामेटरी डिजीज़। सो जहाँ भी इन्फ्लामेशन चल रही होती है वहाँ पे एक्यूट फेस रिएक्टेंट विच इज़ ल्यूकोसाइटोसिस, रेज ESR एंड रेज C रिएक्टिव प्रोटीन, ये जो होती हैं ये ऑफ कोर्स रेज होते ही होती हैं। ठीक है जी। लेकिन ये नॉन स्पेसिफिक हमारे पास इन्वेस्टिगेशन होती हैं, ये जस्ट हमें ये क्लू देती हैं कि बॉडी में इन्फ्लामेशन चल रही है कि नहीं। एविडेंस ऑफ प्रोसीडियर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, और हम रूमेटिक फीवर के साथ साथ इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि बंदे में रूमेटिक पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम जो उस बंदे का गला वगैरह ख़राब है उसके स्वाब कल्चर करते हैं फॉर ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, और उसके साथ साथ हम उसके बहन भाई और अम्मी अब्बू का भी करते हैं कि एंटीजेनिक मिमिक्री बिकॉज ऑफ कंजेनाइटली होती है। सो अगर किसी में आया तो उसको हम बचा सकते हैं रूमेटिक फीवर से। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और एंटीबॉडीज़ जो होती हैं इसका टाइटर भी देखते हैं फॉर
स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए। सो हमने बात की थी कि अगर बच्चों की बात की जाए तो मोर देन 333 से ज़्यादा होना चाहिए टोड्स पर यूनिट से, और अगर बड़ों की बात की जाए तो मोर देन 200 या 250 टोड्स यूनिट जो होते हैं उससे ज़्यादा होना चाहिए टाइटर। तो ये सजेस्ट करता है कि पेशेंट इज़ हैविंग और रिसेंटली हैविंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अगर हार्ट की हम सूरत हाल देखते हैं रूमेटिक फीवर में, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि ये बेसिकली डिजीज़ तो हार्ट की है लेकिन जॉइंट्स को भी इफेक्ट करती है, वो कोटेशन आपको याद होनी चाहिए। सो हार्ट को तो ऑफ कोर्स ये इन्वॉल्व करती है। सो उस सूरत में हम जब चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो कार्डियोमेगाली वगैरह हमें मिलती है और उसके साथ पल्मोनरी कंजेशन मिलती है बिकॉज ऑफ CCF के साइन एंड सिम्टम के लिहाज से देखा जाए तो। ECG में फर्स्ट डिग्री और रियली सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है। माइनर क्राइटेरिया में हमने पढ़ा था कि प्रोलॉन्ग PR इंटरवल्स हो, ये इस चीज़ की बात हो रही है। और पेरिकार्डाइटिस अगर हुआ है तो उसके ECG में क्या मिलता है, T वेव इनवेरिएंट मिलती है और रिड्यूस QRS वोल्टेज, शॉर्टनिंग ऑफ QRS कम्प्लेक्स होता है। इको की बात की जाए हार्ट की तो उसमें हमें कार्डियक साइज होता है वो बड़ा नज़र आता है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लामेशन चल रही होती है एंडोकार्डियम की, मायोकार्डियम की, पेरिकार्डियम की। तो हार्ट जो होता है वो बड़ा होता है और वॉल्व्स जो होते हैं उनकी एबनॉर्मलिटीज़ होती है। दैट्स मीन कि अगर माइट्रल वॉल्व इन्वॉल्व हुआ है तो या तो उसकी रिगर्जिटेशन होगी या फिर उसकी स्टेनोसिस होगी। अगर दो वाल्व इन्वॉल्व है, स्टेनोसिस हुई या एओर्टिक वाल्व हो गया, माइट्रल वाल्व, दोनों इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा है कि 35 to 40% चांस होते हैं इन्वॉल्वमेंट के। सो इनकी रिगर्जिटेशन भी हो सकती है और स्टेनोसिस भी हो सकती है। ट्रीटमेंट की बात अगर करें रूमेटिक फीवर में तो याद रखना है आपने सिंपली पहले कि जो ये डिजीज़ जिस वजह से हो रही है उसको स्टॉप कर रहे हैं पहले। सो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी यूज़ करेंगे, और जो इन्फ्लामेशन चल रही है उसके लिए हम एस्प्रिन यूज़ करेंगे। आपको पहले बताया था कि एस्प्रिन, इन्फ्लामेशन पीछे चल रही है तो उसके लिए हम या तो एस्प्रिन यूज़ करेंगे तो या फिर स्टेरॉयड यूज़ करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ कम्प्लिकेशन में क्या आ जाता है, हार्ट फेलियर आ जाता है या फिर एक्यूट और सीवियर माइट्रल रिगर्जिटेशन और एओर्टिक रिगर्जिटेशन और हार्ट ब्लॉक। ये थोड़ी सी कम्प्लिकेशंस होती हैं रूमेटिक फीवर में। सो अगर हार्ट फेलियर के साइन एंड सिम्टम आते हैं तो तब हम डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं और आइनोट्रोपिक एजेंट यूज़ करते हैं। सीवियर अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन और एओर्टिक रिगर्जिटेशन चल रही है तो उस सूरत में हम क्या यूज़ करेंगे, उस सूरत में हम सर्जरी करेंगे और वाल्व की रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर हार्ट ब्लॉक चल रहा है तो या तो हम टेम्परेरी पेस मेकर यूज़ करेंगे या फिर परमानेंट पेस मेकर यूज़ करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ रूमेटिक फीवर या तो प्राइमरी होती है या सेकेंडरी होती है, इसकी बात करते हैं आगे चल के। मीनवाइल हम ट्रीटमेंट पे फोकस करते हैं। सो एक्यूट अटैक ऑफ रूमेटिक फीवर अगर हो तो उसके लिए सबसे पहले हमने पेशेंट को ये बात कहनी है कि आप खुदा बेस्ट बेड रेस्ट करें। बेड रेस्ट का बेनिफिट ये होगा कि एक तो उनकी जो जॉइंट पेन है वो कम होगा और दूसरा ये है कि हार्ट पे लोड जो है वो कम होगा। उसके बाद अगर मेडिसिन की बात करें तो उस पर हमने याद रखना है कि रेजिडुअल इन्फेक्शन की बात करें तो उसके लिए हमने यूज़ करना है कि इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन 1.2 मिलियन यूनिट IM सिंगल डोज देनी है। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले लें तो उसके लिए हम मिलीग्राम यूज़ करते हैं। तो बेंजाथीन पेनिसिलिन की बात की जाए तो उसके लिए हम मिलियन यूनिट जो होता है वो यूज़ करते हैं। सो ये एक इंजेक्शन होता है और उसमें ये 1.2 मिलियन यूनिट डोज पड़ी होती है। सो बेंजाथीन पेनिसिलिन की एक सिंगल डोज जो होती है वो 1.2 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलरली सिंगल डोज हम देते हैं, और उसके साथ साथ पेनिसिलिन V जिसको हम फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन भी बोलते हैं वो पर ओरल देते हैं 250 mg हर 6 घंटे के बाद उसने लेनी है पर 10 डेज़ के लिए। सो अगर पेशेंट एलर्जी है पेनिसिलिन से उसे तो उसके लिए फिर एरिथ्रोमाइसिन 250 mg BD फॉर 10 डेज़ या फिर सेफेलोस्पोरिन देनी है। ठीक है जी, समझ आ गई। इसका यही मतलब है कि एक तो बेड रेस्ट करने आ रहा है, उसके साथ साथ जो इन्फेक्शन चल रहा है उसके लिए हमने पेशेंट को एक इंजेक्शन लगाना है इंट्रामस्कुलरली, और वो इंजेक्शन किसका है, वो पेनिसिलिन G का इंजेक्शन है जिसे हम बेंजाथीन पेनिसिलिन भी बोलते हैं। 1.2 मिलियन यूनिट जो होता है वो देते हैं एक सिंगल डोज, और उसके अलावा उसको ओरली खाने के लिए पेनिसिलिन V देते हैं और उसकी डोज 250 mg होती है और वो हर 6 घंटे के बाद पेशेंट ने लेनी है, और ये 10 दिन का कोर्स होता है एक टैबलेट का। अगर पेशेंट जो है वो पेनिसिलिन से उसे एलर्जी है तो फिर एरिथ्रोमाइसिन उसे दे देंगे या फिर सेफेलोस्पोरिन दे देंगे। और जो इन्फ्लामेशन चल रही है उसके लिए हम एस्प्रिन यूज़ करते हैं, और बेसिकली एस्प्रिन जो है वो हमने कैसे यूज़ करनी है, वो बॉडी की जो वेट है उसके हिसाब से एवरी डे की डोज देनी है। सो 75 to 100 तक की रेंज आपने मिलीग्राम में रखनी है, और जितना बॉडी का वेट है वहाँ से उससे मल्टीप्लाई करके
जितनी डोज बनती है उसको 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड करके एक दिन में पेशेंट को देनी है। फॉर एग्जांपल सिंपली आपको समझाऊँ कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का बॉडी वेट है 72 kg, सो 72 को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर एग्जांपल 75 से, जितनी डोज बनती है उसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, जितनी डोज आती है वो पेशेंट को 5 हिस्सों में देनी है। फॉर एग्जांपल एक डोज सुबह हो गई, एक 12 बजे हो गई, एक असर के टाइम हो गई 5 के करीब, एक हो गई 8 के करीब, एक और रात की 11 के करीब, 5 डोज हो गई। सो एक दिन के लिए 5 डोजेज़, मतलब जितनी डोज बनती है उतनी हमने देनी है। और ये एस्प्रिन की डोजेज़ कब तक देनी है? जब तक कि ESR बिकम नॉर्मल। हर रोज़ हमने एस्प्रिन तो देनी है, उसके साथ साथ हमने हर रोज़ जो है वो ESR का टेस्ट करवाना है बेसिकली। और ESR जब तक नॉर्मल नहीं होती तब तक हमने एस्प्रिन देनी है, ठीक है। तो याद रखना है आपने बहुत ज़रूरी बात कि एस्प्रिन की जो मैक्सिमम डोज़ है वो 8 ग्राम है एक दिन के लिए। 8 ग्राम से आपने कभी भी ऊपर नहीं चलनी है। ये जो फॉर एग्जांपल किसी बंदे का वेट, कोई बहुत ज़्यादा ओबीस भी होते हैं, फॉर एग्जांपल 120 kg आ गया या 150 kg भी आ गया, तो उस सूरत में तो डोज़ ज़्यादा हो जाएगी। सो मैक्सिमम डोज़ आपने वो 8 ग्राम ही रखनी है, 8 ग्राम से ज़्यादा नहीं आपने जानी है। अगर किसी का फॉर एग्जांपल इस रेंज से बाहर चला जाता है उसमें 8 ग्राम ही रखनी है, और 8 ग्राम को फिर 5 डोजेज़ में कन्वर्ट करके उसको 5 टाइम के लिए आपने देनी है। अगर एस्प्रिन की साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो उसमें अगर माइल्ड साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो उसमें नाउजिया आ गया, टिनाइटिस आ गया, डेफनेस आ गया। टिनाइटिस मीन कांटों में घंटियों का बजना। और अगर सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट या साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो उसमें वॉमिटिंग आ गई, टैक्यूपनिया आ गया, एसिडोसिस वगैरह आ गई। और ये कहता है कि एक मरतबा जब ESR नॉर्मल हो जाता है तो फिर एस्प्रिन की जो डोज होती है वो टेपरिंग करनी पड़ती है। दैट्स मीन कि आपने 8 ग्राम दी, फिर 7.5, फिर 7, फिर 6.5, आहिस्ता आहिस्ता करके एस्प्रिन को छोड़ना है। ये नहीं है कि आज आपने टेस्ट करवाया ESR नॉर्मल हुआ तो कल आपने छोड़ दिया एस्प्रिन, नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल साइड इफेक्ट इसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो आपने टेपरिंग करनी है, आहिस्ता आहिस्ता करके एस्प्रिन की डोज को कम करनी है। कहता है कि स्टीरॉयड आपने यूज़ करनी है, जो डोज होती है वो 1 to 2 मिलीग्राम पर बॉडी kg पर डे के हिसाब से देनी है आपने। और प्रेडिनिसोलोन मोस्टली हम यूज़ करते हैं। और स्टीरॉयड हम कब देते हैं? या तो जब कार्डाइटिस डेवलप हो चुका होता है या फिर जो आर्थराइटिस जो होता है एस्प्रिन की वजह से वो रिस्पॉन्स ना शो कर रहा हो, तो तब हम स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। मतलब स्टीरॉयड तब यूज़ करते हैं जब सीवियर आर्थराइटिस हो, जो मतलब कि एस्प्रिन के साथ उसको इतना ज़्यादा पेन कंट्रोल ना हो या इतनी ज़्यादा इन्फ्लामेशन कंट्रोल ना हो, तो तब हम स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रूमेटिक फीवर। सो प्राइमरी प्रिवेंशन की बात की जाए तो आपने याद रखना है कि बेंजाथीन पेनिसिलिन वंस ओनली इंजेक्शन होता है, पेनिसिलिन जी भी बोलते हैं इसे। सो अगर बेबी का जो बॉडी वेट है वो लेस देन 27 kg है तो उसके लिए बेंजाथीन पेनिसिलिन 6 लाख यूनिट एक इंजेक्शन उसे लगता है। और उसके साथ फिर क्या होता है, ऊपर ओरली 250 mg 10 दिन के लिए उसने लेनी है, सुबह दोपहर और शाम को, ठीक है जी। और अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो एरिथ्रोमाइसिन। प्रिवेंशन से ये मुराद है अगर बच्चा फॉर एग्जांपल 15 साल का है और उसे इन्फेक्शन हो गया है स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से, ठीक है, तो उसको प्रिवेंशन के लिए फिर हम क्या देंगे, पेनिसिलिन जी। अगर बॉडी वेट जो है वो लेस देन 27 kg है तो 6 लाख यूनिट देंगे इंजेक्शन। और अगर बॉडी वेट 27 kg से ज़्यादा है तो 12 लाख यूनिट ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन देंगे। और उसके साथ पर ओरली पेनिसिलिन वी देंगे 250 mg सुबह दोपहर शाम के लिए 10 दिन के लिए। TDS का मतलब होता है कि सुबह दोपहर और शाम। और ये फिर बच्चे ने पेनिसिलिन वी सुबह दोपहर शाम लेनी है 10 दिन के लिए। और अगर एलर्जी है पेनिसिलिन से तो फिर एरिथ्रोमाइसिन 40 mg लेनी है 10 दिन के लिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात की जाए तो फिर इसमें थोड़ा सा ये एक तो ये चेंजेस आ जाता है हर 3 to 4 वीक के बाद इसे बेंजाथीन पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगना है। और सल्फाडायाजीन जो ड्रग एक ऐड हमने करनी है। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए बेंजाथीन पेनिसिलिन 12 लाख यूनिट IM एवरी 3 to 4 वीक। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन में बेंजाथीन पेनिसिलिन का इंजेक्शन उस पेशेंट को हर 3 से 4 हफ्ते के बाद उसे एक इंजेक्शन लगना है बेंजाथीन पेनिसिलिन का। उसके साथ पेनिसिलिन वी उसने लेनी है 250 mg 10 दिन के लिए डेली, 250 mg सुबह और शाम को लेनी है उसने डेली। और सल्फाडायाजीन इसने ड्रग लेनी है। अगर बेबी का वेट 27 kg से कम है तो 0.5 ग्राम और 27 से ज़्यादा है तो 1 ग्राम डेली लेनी है, ठीक है इसने। और ये आपने ट्रीटमेंट कब तक जारी रखनी है? जब तक कि अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट।
रूमेटिक फीवर विदाउट कार्डाइटिस, ये किस ट्रीटमेंट की बात हो रही है? ये इस ट्रीटमेंट की बात हो रही है, ये ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट। कहता है कि रूमेटिक फीवर जो है वो रूमेटिक फीवर विद कार्डाइटिस, विदाउट कार्डाइटिस। अगर रूमेटिक फीवर चल रहा है लेकिन हार्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ है तो उस सूरत में जो हमने पीछे ट्रीटमेंट पढ़ी है वो कब तक जारी रखनी है? 5 ईयर और अनटिल 21 ईयर, विच वन इज़ लॉन्गर। सो दैट्स, इसका कहने का मतलब ये है कि आपने ड्यूरेशन को देखना है, जिस सूरत में ड्यूरेशन ज़्यादा होता है आपने वो फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल ये ट्रीटमेंट है, ठीक है जी, बेंजाथिन पेनिसिलिन का एक सिंगल डोज लगनी है और पेनिसिलिन 20 से देनी है 10 दिन के लिए, ठीक है जी, और फिर आपने ये फॉलो करना है। और रूमेटिक फीवर विदाउट कार्डाइटिस जो है उसमें ये कहता है कि अगर 5 साल, फॉर एग्जांपल बेबी जो है वो 18 साल का है तो 18 साल के लिए फिर ये क्राइटेरिया तो नहीं आप फॉलो कर सकते 21 ईयर, 18, 19, 20, 21, 3 साल बनते हैं, तो ये तो कम पड़ जाता है ड्यूरेशन, तो उसके लिए 5 साल आपने फॉलो करना है, 5 साल के लिए ट्रीटमेंट यूज़ करनी है। अगर बेबी है 5 साल का तो फिर आपने अनटिल 21 ईयर तक, जब तक वो 21 साल का नहीं होता तब तक आपने यूज़ करनी है। रूमेटिक फीवर विद कार्डाइटिस बट विदाउट वाल्व लीन, मतलब ये कहने का कार्डाइटिस हो गया लेकिन कोई भी माइट्रल वाल्व या एओर्टिक वाल्व की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है, तो उस सूरत में आपने जो ट्रीटमेंट को फॉलो करना है वो या तो 10 साल के लिए करना है या फिर वो 25 से 27 साल जब तक का नहीं होता था तब तक आपने यूज़ करनी है। आपने ड्यूरेशन को देखना है, जो भी ड्यूरेशन ज़्यादा होता है वो आपने फॉलो करना है। रूमेटिक फीवर विद कार्डाइटिस विद वाल्व इन्वॉल्वमेंट, तो उस सूरत में आपने 10 साल तक के लिए यूज़ करना है या फिर 40 साल तक के लिए जब बच्चा नहीं होता, या फिर लाइफ लॉन्ग यूज़ करनी पड़ती है। ये फिर आगे कंडीशन देखनी पड़ती है कि क्या कोई प्रोग्रेस चल रही है, तो उस सूरत में लाइफ लॉन्ग उस सूरत में हम देखते हैं। लेकिन यह है कि आपने 10 साल तक यूज़ करनी है। अगर 10 साल तक के लिए यूज़ करने के बाद ट्रीटमेंट कोई सक्सेस नहीं हुई तो फिर आपने 40 साल तक यूज़ करनी है। तब भी अगर कोई सक्सेस नहीं हुई तो फिर लाइफ लॉन्ग आपने ट्रीटमेंट जारी रखनी है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप एक मतलब ज़रूर रीड करें। ये सारी स्लाइड्स जो हैं वो डेविडसन से बनी हुई हैं। अगर आपके पास डेविडसन की बुक है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आई होप कि मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन किया है एवरीथिंग। सो फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आपको आई तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं, और जिस भी टॉपिक में आपको मुश्किल पेश आती है तो काइंडली आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो आई होप कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ और ईजियर वे में एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। सो आई होप यू कैन लाइक दैट वीडियो। सो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको समझ आए, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो स्टूडेंट को नहीं समझ आती क्लास में या जो बुक पढ़ के भी उन्हें समझ नहीं आती तो उनके लिए ये ईजी वे में मैं एक्सप्लेन कर सकूँ।